दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की लिस्टिंग देखेंगे कौन, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो क्रोनोलॉजी पूछ लेगा या इसमें पूछ लेगा कौन मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ ये सब जानते हो, बस तेजी से रिवीजन करते हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ये नाम जरूर याद रखिएगा। कौन, तो मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रहे हैं। दूसरे कौन रहे हैं, तो एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया, तो आप केवल वेंकट चलैया याद रखिए, वेंकट चलैया रहे हैं। और तीसरे कौन, वर्मा कमेटी भी बनी थी एक मौलिक कर्तव्य पर, वही ये हैं जे.एस. वर्मा। तो ये तीसरे नंबर पे कौन रहे, वर्मा। तो नंबर 1 पे रंगनाथ, दूसरे पे वेंकट चलैया और तीसरे नंबर पे कौन रहे हैं, जे.एस. वर्मा। तो ये तीन एक साथ याद करिए, यानी रंगनाथ, वेंकट चलैया, जे.एस. वर्मा। रंगनाथ, वेंकट चलैया, जे.एस. वर्मा। तो नंबर 1 पे कौन, रंगनाथ मिश्रा। नंबर 2 पे वेंकट चलैया। नंबर 3 पे जे.एस. वर्मा। और जे.एस. वर्मा के बाद अब आगे आते हैं, चौथे नंबर पे कौन रहे हैं, आनंद। आनंद बाबू, तो ऐसे कोरिलेट करिए, राजेंद्र बाबू है तो बाबू इसका उठा लीजिए, आनंद बाबू। और आनंद बाबू फिर कौन, यानी बालकृष्णा, बालाकृष्णन। तो आनंद बाबू कृष्णा के साथ, तो कृष्णा के बाद कौन, एच.एल. दत्तू। अगला कौन हो गया, एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू। तो आनंद बाबू कृष्णा के साथ अब यहाँ ये दत्तू का कुछ भी मिला लीजिए, दांत दिखा रहे थे। कौन, तो इसका ये हुआ, क्या लॉजिक बन गया, आनंद बाबू कौन, आनंद बाबू कृष्णा को दांत दिखा रहे थे। आनंद बाबू कृष्णा को दांत दिखा रहे थे, दांत दिखा रहे थे, दांत दिखा रहे थे। तो जब भी मानवाधिकार आएगा तो किसी को आप दांत दिखाओगे तो इसके मानवाधिकार का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो कौन दिखा रहे थे, आनंद बाबू कृष्णा को, आनंद बाबू कृष्णा को दांत दिखा रहे थे। तो यहाँ कृष्णा छूट गया। तो ये लाइन याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन शुरू के तो 3 याद ही कर लिए हो। सबसे पहला याद किए कौन, रंगनाथ मिश्रा। दूसरा वेंकट चलैया याद कर लिए, दूसरा वेंकट चलैया और तीसरा जे.एस. वर्मा। तो 3 याद कर लिए। उसके आगे हमने कहा कि आनंद बाबू, तो ए.एस. आनंद हो जाएगा। 5वें नंबर पे कौन, राजेंद्र बाबू हो जाएंगे। और आनंद बाबू कृष्णा को तो बालाकृष्णा हो जाएंगे। और दांत दिखा रहे थे तो एच.एल. दत्तू। और बाकी वर्तमान में कौन, अरुण कुमार मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा। तो हमने जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक क्या बनी कि आनंद बाबू कृष्णा को दांत दिखा रहे थे, आनंद बाबू कृष्णा को दांत दिखा रहे थे। पूरे के पूरे आपके याद हो गए होंगे, फिंगर पे होने चाहिए। पहला रंगनाथ मिश्रा, दूसरा कौन, वेंकट चलैया, तीसरा कौन, जे.एस. वर्मा यानी वर्मा। फिर आपका आनंद बाबू कृष्णा को दांत दिखा रहे थे तो आनंद, बाबू से बाबू, और उसके बाद कृष्णा से बालाकृष्णा यानी दांत से दत्तू। और उसके बाद फिर आपके कौन, यानी 3 पहले याद किए थे, 5 ये हो गए तो 4 ये हो गए तो 4 3 7। और लास्ट वाला कौन थे, तो ये अरुण कुमार मिश्रा, ये वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट अब वित्त आयोग। आपको पता है वित्त आयोग के बारे में सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। 280 के अंतर्गत कौन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष या जब भी उसको लगता है तो वित्त आयोग का गठन करता है। समय समय पर वित्त आयोगों का गठन किया गया। और लास्ट जो 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन, एन.के. सिंह थे, इसके एन.के. सिंह थे। तो वित्त आयोग के कौन इसमें अध्यक्ष नहीं रहा है, या इनकी क्रोनोलॉजी या क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इसका हम ट्रिक आपको यहाँ बता रहे हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जैसे कौन सी ट्रिक आपका यहाँ भी ध्यान रखना, पहले वो समझ लीजिए। तो यहाँ याद रखना काका चंदी राजा, काका चंदी राजा। तो काका से एक्का वाला उठा लीजिए, के सिनियोगी हो गया, फिर का से के संतानम हो गया, चंदी से चंदा हो गया, और राजा से राजमन्नार हो गया। तो शुरू के 4 याद,
जैसे कोई आपका काका है, उसको परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए आप बोलिए काका चंदी राजा, काका चंदी राजा। तो इससे आपको क्या हो गया, 4 याद हो गए। काका चंदी राजा यानी पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे नियोगी, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको करवा रहे हैं। जो ये वीडियो है इससे क्वेश्चन जरूर आना, कोई ना कोई आना चाहिए। तो कौन हो गया, काका चंदी राजा। जब भी आए काका चंदी राजा तो पहला केसी नियोगी, दूसरा के संतानम, तीसरा काका हो गया। काका कौन, तो काका हमने क्या बताया, चंदी राजा। तो ये चंदा, एक के चंदा और राजा से राजमन्नार, काका चंदी राजा ये हो गया। अब 4 के बाद 5वें नंबर पे कौन है, महावीर त्यागी। और जब भी कोई अपना शरीर त्याग करता है, महावीर अपने शरीर त्याग दिए थे, तो ये कहाँ, तो ये ब्रह्म में लीन हो गए थे, तो ब्रह्मानंद। तो आगे क्या, काका चंदी राजा, काका चंदी राजा और काका चंदी राजा के बाद महावीर त्यागी, और महावीर त्याग करके अपना शरीर ब्रह्म में लीन हो गए, तो ब्रह्मानंद रेड्डी। ये कुल मिला के 6 अभी तक आप याद कर लिए हो। अब आगे की लाइन में आपका सारा यानी आगे की कहानी खत्म होने वाली है। अब एक लाइन आगे याद रखिएगा, सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। आपका दोस्त है, उससे आप पूछते हो कि आपका एक कोई दोस्त मिलने वाला है, और 2 व्यक्ति ऐसे पुराने हैं जो आपके पुराने दोस्त थे, लेकिन उनमें खटपट बीच में हो गई। तो खटपट होने के बाद आपके पास जो दोस्त मिलने आया उससे पूछते हो, उनके दोस्तों के हालचाल ऐसे लिए ही जाते हैं। तो आप पूछते हैं कि सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। तो यहाँ ये लाइन लिखिए, सच में साल्वे पंत, सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। बस सारे काम खत्म। ऐसे बोलना, सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। सच में साल्वे पंत खुश हैं, साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। इनका और कोई उपचार नहीं है जब तक ये लॉजिक आप सेट नहीं करोगे। पहली लाइन हमने क्या बोला, तो काका चंदी राजा, दूसरा महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद। फिर आगे बोलना है, सच में साल्वे पंत खुश हैं आर.के. रेड्डी से। तो सच में ये लिखिए सच। तो सच से क्या बन गया, सा से सेलाट हो गया, चा से चौहान हो गया, साल्वे से साल्वे हो गया, साल्वे पंत पंत हो गया, खुश हैं तो खुसरो हो गया, खुश हैं आर.के. तो आर से रंगराजन हो गया, के से कौन हो गया, केलकर हो गया, आर.के. रेड्डी, और रेड्डी से वाई.वी. रेड्डी हो गया, और लास्ट वाला 12 हो गए। उसके बाद 15वें नंबर पर कौन है, एन.के. सिंह। 15वें नंबर पे एन.के. सिंह। तो 15 ये भी आपने पूरा निपटा लिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूछेगा। अब जल्दी से पंचवर्षीय योजनाओं को भी निपटा लेते। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चली। 1951 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कहा जाए कृषि पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। और ये जो पहली ये योजना थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। कौन, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग इसी समय बना था। कब, ये 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा जाए तो इसके गुलजारी लाल नंदा थे, ये भी ध्यान रखिए। और योजना आयोग का अंतिम पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन था, अंतिम तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डाला जा सकता है। कृषि का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसमें लक्ष्य 2.1% सकल घरेलू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना, 2.1% इसमें थी। अगला दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच आती है। और इसमें तीव्र औद्योगिकरण, तेजी से औद्योगिकरण पर बल दिया गया। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल यानी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी के दौरान राज दवा भूसो ये इसमें पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं। कैसे, तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से इस दौरान स्थापित किए
जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान शुरू होती है, लेकिन 62 का इंडिया चाइना वार होता है, 65 का भारत पाकिस्तान वार होता है। उसके बाद फिर यानी इस पंचवर्षीय योजना को 61 से 66 तक पूरा करना था, ये किसी तरीके से पूरा होती, लेकिन आगे 65 के बाद फिर पंचवर्षीय योजना लाना ये संभव नहीं हो पाता। फिर 3 साल तक 66, 67, 67, 68, 68, 69 3 साल तक एक वर्षीय योजना आती है। 3 साल तक एक वर्षीय योजना आती, इस बात का ध्यान रखिए। और इस दौरान भी यानी किस पे ध्यान दिया गया, पंजाब में यानी हरित क्रांति हुई तो गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो हरित क्रांति और ये सब कृषि पे प्रमुख रूप से फिर बल दिया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान रखिएगा, पहली बार रुपये का अवमूल्यन, स्वतंत्रता के बाद पहली बार रुपये का अवमूल्यन डिप्रिसिएशन 1966 में 1966 में किया जाता है। 1966 में किया जाता है। ठीक, और ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये 2 नाम याद रखिएगा। तो पहला हमने बताया हैरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल, और तीसरी वाली जॉन सैंडी दोनों सैंडी और सुखमय मॉडल, सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो ये शॉर्टकट याद कर लीजिए, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। इसके बाद हमने कहा कि 3 साल तक 1966 से 69 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। क्यों लाई गई वो भी रीजन बताए। इसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना एक गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इस दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जाता, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध फिर से हो जाता है और भारत फिर सूखा और कई अन्य समस्याओं से झेल रहा होता है। तो इसीलिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम शुरू किया जाता है, जिसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल, और तीसरी कौन सी सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, और चौथी गाडगिल फार्मूला। यहाँ 4 तक याद हो गया होगा। अब इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इसमें 5वीं में याद रखिएगा गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया जाता है और इसको तैयार किसने किया था, डीपी धर के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया था। इसी के बाद 1978 से 80 के बीच यानी रोलिंग मॉडल आता है। एक वर्ष की योजनाओं का एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 80 में फिर से इंदिरा गांधी आती हैं और फिर से छठी पंचवर्षीय योजना को फिर क्या किया जाता, कंटिन्यू। और इसी दौरान 2 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति का गठन किया जाता है। इसकी सिफारिश पर जो आज नाबार्ड आप सुनते हो, नाबार्ड का गठन किया जाता। इसके बाद फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आती 1985 से 90 के बीच होती है। 86 से ये आपका ये कब रहती है, तो 1985 से 90 के बीच रहती है, क्योंकि 80 में आई है। तो अब आगे 80 से 85, फिर 85 से 90 के बीच अगली पंचवर्षीय योजना रहती है। और ये 7वीं सात से सामाजिक न्याय, ये बिल्कुल शब्द उठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा, सामाजिक न्याय पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। किस पे प्रमुख रूप से बल दिया जाता है, तो इसमें सामाजिक न्याय पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इसके बाद आती है, तो ये 7वीं योजना पूछे पंचवर्षीय योजना, तो सामाजिक न्याय पे बल दिया जाता है। इसके बाद 8वीं आती है, तो ये कब, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 तक चल रही थी। फिर यहाँ 2 साल का गैप है, क्योंकि 90 से 92 के बीच एक वर्षीय योजनाओं को लाया जाता है। अब इधर शुरू होती है 92, क्योंकि 90 के दशक 90-91 में भी भारत का जो विदेशी भुगतान संकट उत्पन्न होता है और कई प्रकार की अन्य समस्याएँ हो रही होती है, तो 2 साल तक गैप होता है। फिर 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है। और 91 का भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार संकट भी इसी दौरान देखा गया होता है। पीवी नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंह राव 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं। और मनमोहन सिंह इन सब के प्रयासों से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी नीति को इस दौरान शुरू किया जाता है। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच आती है और इसका जो गरीबी है वो 2012 तक के लक्ष्य रखा जाता है कि 15% तक कम करना, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो। तो इन सबको
यानी इसमें लक्षित किया जाता है, और लैंगिक भेदभाव होता है उसको भी दूर किया जाए। इसके बाद फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है, और ये इसका उद्देश्य तीव्र व समावेशी विकास होता है। तीव्र व समावेशी विकास सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर होता है। शिक्षा कौशल पर के माध्यम से एम्पावरमेंट किया जाए, लैंगिक असमानता में कमी लाई जाए, ये प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी यानी पर्यावरणीय स्थिरता को इसमें ध्यान दिया जाता है। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 17, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया और यही अंतिम होंगे, और इसी के दौरान तेंदुलकर समिति का गठन भी किया जाता है। उच्च शिक्षा तक पहुंच, सभी गांवों में बिजली, हरित क्षेत्र को हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक लाना, ये इसके प्रमुख रूप से लक्ष्य होते हैं। अब उसी को जो पीछे लिखे हो ये तेज़ी से रिवीजन कर लेते, जो पॉइंट छोटे होंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट है, यानी लक्षित कितना किया गया था 2.1%, लेकिन प्राप्त हुआ 3.6%, ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने कहा तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया, और इसमें ग्रोथ रेट कितना 4.5% को लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 4.1, यानी 0.4% का इसमें दूसरे में कमी देखी गई। तो पहले वाले में कितना लक्षित किया गया 2.1%, लेकिन जितना लक्षित किया गया उससे ज़्यादा प्राप्त हुआ 3.6%। पहली याद रखिएगा, यानी ये प्राप्त वाला है बाद वाला, ये पहला वाला जो लक्ष्य रखा गया वो है। लक्ष्य रखा गया 2.1, प्राप्त कितना हुआ 3.6, फिर लक्ष्य ज़्यादा किया गया, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना किया गया तो ये 4.5% है दूसरी में लक्ष्य रखा गया, लेकिन ये प्राप्त कितना हुआ 4.1% प्राप्त हुआ। 4 का गैप है 45 और 41, याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है तो इसको 56 का आधा कर दो 28, तो 5.6% लक्षित किया गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 2.8% प्राप्त होता है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना तो 57-33, तो दूसरी वाले में कितना तो 56 का आधा 28 होगा, और तीसरा 5.7% इसमें चौथे में रखा जाता, और प्राप्त कितना होता है 33, यानी 33 इसमें प्राप्त होता है। कितना 33 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 5वीं में बिल्कुल ये ध्यान से समझिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना इसमें देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य 4.4, लेकिन प्राप्त कितना होता है तो 5 आ रहा है, तो 50 के करीब है, तो ये 44 ऐसे याद रख लीजिए। और प्राप्त कितना होता है तो 4.83% प्राप्त होता है ज़्यादा, यानी 4.4 लक्ष्य रखा जाता है 5वीं में, और प्राप्त कितना होता है तो 4.83%। पहले वाले में लक्ष्य 2.1, प्राप्त हुआ 3.6, दूसरे वाले में लक्ष्य 4.5, प्राप्त कितना हुआ 4.1%, तीसरे वाले में लक्ष्य कितना 5.6%, प्राप्त कितना हुआ 2.8%, चौथे वाले में लक्ष्य कितना 4. चौथे वाले में कितना हमने बताया, चौथे वाले में 5.7%, चौथे वाले में 5.7% रखा गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 57 रखा गया, 33 प्राप्त हुआ, यानी 57 याद करने के लिए 5.7% रखा गया, 3.3% ये प्राप्त हुआ। उसके बाद आइए 5वीं, और 5वीं में हमने कहा 50 के करीब है, तो 4.4 लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्त ज़्यादा हुआ, 4.83% ये प्राप्त हुआ है। उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना, और छठी में याद रखिएगा, यानी छठी का मतलब क्या हुआ, हम 60 के करीब पहुंच रहे हैं, तो इसमें 60 के करीब क्या हो गया तो ये 5.2% रखा गया, और प्राप्त हुआ 5.7%, ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो 5.2% रखा गया, और 5.7%, यानी छठी पंचवर्षीय योजना प्राप्त होता है। यहाँ भी कितना गैप है, 20 का 5 का गैप है, ये ध्यान रखिए। छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2% का लक्ष्य रखा गया, 5.7% इसमें प्राप्त होता है। तो यहाँ तक यानी 6 तक बिल्कुल आपकी ऐसे फिंगर पे टिप पे होनी चाहिए। पहले वाले में लक्ष्य 2.1, प्राप्त हुआ 3.6%, दूसरे वाले में लक्ष्य कितना रखा गया तो दूसरे वाले में हमने क्या बताया 4.5%, प्राप्त कितना हुआ 4.1%, तीसरे वाले में कितना लक्ष्य रखा गया तो 5.6%, प्राप्त कितना हुआ 2.8%, चौथे वाले में कितना लक्ष्य रखा गया तो चौथे वाले में 4.4%, प्राप्त कितना हुआ 4.83%, पाँचवें का प्राप्त हुआ है,
पाँचवें वाले का इतना प्राप्त हुआ। पाँचवें के बाद आइए छठा वाला कितना, तो 5.7% रखा गया और 5 छठे वाले में 5.2% रखा गया और 5.7% प्राप्त होता है। और पाँचवें वाले में कितना, तो पाँचवें वाले में 4.4% रखा गया और 4.483% प्राप्त होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर कन्फ्यूजन किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया 2.1% प्राप्त हुआ 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया 4.5, हमने कहा 4.1% प्राप्त हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 5.6% रखा गया, प्राप्त हुआ उसका आधा 2.8%। तीसरी हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया लक्ष्य, तो ये 5.7। चौथी में याद रखिएगा 5.7% रखा गया, यानी 57, प्राप्त हुआ 33। तो कितना 5.7% रखा गया चौथी में और 3.3% प्राप्त हुआ। अगले वाले में कितना, तो 4.4, ये पाँचवीं 4.4% लक्ष्य रखा गया, प्राप्त कितना हुआ 4.83%। इसके बाद हमने कहा छठी, तो 5.2% लक्ष्य रखा गया, ये भी ज़्यादा प्राप्त होगा, 5.7% ये प्राप्त होता है। अब आइए अगला हमने क्या कहा, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पे बल दिया गया, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, उत्पादकता सुधार हो, रोजगार सृजन हो, और इसमें ग्रोथ कितनी 5% निर्धारित की गई सातवीं वाले में, लेकिन प्राप्त होता है 6.02%। कितना 5% निर्धारित किया जाता साथ में, लेकिन प्राप्त होता है कितना 6.02%। इसके बाद आइए अब आता है आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये तीन का एक साथ याद रखिएगा। आठवीं, नौवीं, आठवीं का लक्ष्य रखा गया मानव संसाधन, नौवीं का रखा गया समानता के साथ विकास और न्याय वितरण, और 10वीं का रखा गया गरीबी और बेरोजगारी को मिटाया जाए। तो ये लक्ष्य थे। मानव संसाधन पूछे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। कितना मानव संसाधन पूछा जाए तो ये कितना, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, 8वीं। मानव संसाधन समानता के साथ विकास और न्याय वितरण, ये 10वीं का है। तो 10वीं में यानी समानता के साथ विकास और न्याय वितरण, और 11वीं पंचवर्षीय 9वीं का है समानता के साथ विकास और न्याय वितरण, और 10वीं का रखा गया जीरो पॉवर्टी और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट रखा गया। ठीक, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं एक साथ। मानव संसाधन 8वीं, 9वीं का समानता, कौन समानता, समानता के साथ विकास और न्याय वितरण, और जीरो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट 10वीं का लक्ष्य रखा गया, और इसका क्या 5.6% निर्धारित किया गया, प्राप्त उससे ज़्यादा हुआ 6.8। जब ज़्यादा प्राप्त हो गया तो उसी के करीब 6.5% रख दिया गया, लेकिन दोनों में एक एक घट गया, 5.4% प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 10वीं में रखा गया कितना 8% प्राप्त हुआ, अब 0.5 कम यानी 7.5% प्राप्त हुआ, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 9% निर्धारित किया गया, प्राप्त कितना हुआ 8.3% प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें सब 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये ध्यान रखिएगा, कौन तीव्र और अधिक समावेशी विकास ये यानी लक्ष्य रखा जाता है। और इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना ये लास्ट होती है 2012 से 17, और इसका लक्ष्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास रखा जाता, और लक्षित वृद्धि दर 9% निर्धारित किया जाता है, जिससे संशोधित करके 8% निर्धारित किया गया था। बात क्लियर हुई? तो ये था सभी के सभी पंचवर्षीय योजना, जो भी क्वेश्चन आना होगा इसी के अंदर से पंचवर्षीय योजना से आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं उनके क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती। पहले नाम जान लीजिए कौन कौन हुए हैं। तो ट्रिगवे ली, दूसरा ड्राइग हैमर स्कोल्ड, तीसरे यूथांड कुर्त वाल्डहीम, अगला जेवियर पेरेज डी कूलर, अगला बुतरस घाली, अगला कोफी अन्नान, अगला बान की मून, अगला एंटोनियो गुटेरस। तो ये टोटल कितनी संख्या 9 को अब चुटकियों में आपको याद रखना। कैसे याद रखना, तो एक शब्द आपको केवल बोलना है, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, दैट KPG ए बयान। दैट माने वह, और KPG मूवी थी उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। दैट KPG ए बयान, दैट KPG ए बयान, ऐसे बोलना, आपका पूरे के पूरे नाम याद
हो जाएंगे। दैट KPG ए बैन, याद रख के जाइएगा, हो सकता है यही से क्वेश्चन बना दिया। प्रथम पूछे तो ट्रेग वैली, दूसरा पूछे तो हैमर, तो ये आपका टी से हो गया ट्रेग वैली, और एच ए से हैमर हो गया, टी से अगला हो गया थॉन्ट, अगला थॉन्ट हो गया, और के से कुर्त हो गया, पे से पेरेज हो गया, जी से घानी हो गया, और ए से अन्नान हो गया, बी से ए से अन्नान हो गया, बी से क्या हो गया तो बान की मून हो गया, बी से बान की मून, और अंत में एन आ रहा है तो एंटोनियो गुटेरस हो गया। तो दैट KPG ए बैन, ऐसे बोलोगे सारे 9 नाम आपके चुटकियों में होंगे। क्वेश्चन गलत मत करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको एक ही शब्द बोलना है दैट KPG ए बैन, दैट KPG ए बैन। या इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो अन्नान साहब हैं ये 1997 से 2006 के बीच रहते हैं, और इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब विभिन्न क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उससे क्वेश्चन बने थे पिछली बार, चांस है इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी 1982, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। असम गण परिषद ये 1985, तो ये तेलुगु देशम पार्टी 1982 की है, असम गण परिषद 1985 का है, हाथी है इसका। अब इसमें जेडयू 1900 जेडयू यानी जेडीयू जो है 2003, इसका तीर है, तो 3 से तीर, 3 से 3, जेडीयू कब का है तो जेडीयू 2003 का है, तीर इसका है। लोक जनशक्ति पार्टी जिसे लोजपा कहा जाता है 2021 में, इसका बंगला। भारतीय राष्ट्रीय दल RJD यानी लालू वाली, तो ये 5 जुलाई 1997, 5 जुलाई यानी लालू वाली पार्टी है RJD, और इसका लालटेन है, RJD का लालटेन 1997 में। अब यहाँ से एक और 97 में पार्टी गठित हुई जो है बीजू जनता दल, लेकिन ये 26 दिसंबर 1997 को गठित हुई। लालू वाली पहले गठित हुई है, जुलाई में गठित हुई है, वो 26 दिसंबर 1997 में गठित हुई है। तो ये दोनों का यानी साथ में सीक्वेंस पूछे तो पहले कौन है, लालू वाली है, कौन RJD, उसके बाद है बीजू जनता दल। इसके बाद आइए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूछे तो 2013, उसके बाद इसका पंखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछे तो ये 1973, केशवानंद भारती केस वाला याद रखिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये तीर धनुष। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल के 1940 में इसका गठन किया जाता है। शिवसेना पूछे तो 1966, शिवसेना कब की है 1966, तीर धनुष है। एनपीपी और आम आदमी पार्टी दोनों का गठन 2012 में हुआ, और ये दोनों पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी कोनराड संगमा मेघालय वाली ये वही है, तो एनपीपी पहले गठित हुई है यानी जुलाई 2012 में किताब, बाकी है आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को इसका गठन किया गया। तो एनपीपी वाली पहले, इस बात का ध्यान रखिए, फिर आप पार्टी है, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो पहले एनपीपी है 2012 यानी, उसके बाद आप वाली है 2012। बीजू जनता दल आप देख ही चुके हो। AIDMK पूछा जाए DMK, तो पहले DMK आएगा, फिर A लगा तो AIDMK आएगा, यानी DMK से अलग होकर AIDMK बनी है। तो ये DMK 1949 में उगता हुआ सूर्य, AIDMK 1972 में पत्तियाँ। राष्ट्रीय लोक दल पूछा जाए तो 1996, हैंडपंप इसका समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992, साइकिल BSP ये 14 अप्रैल 1984, तो ये हाथी इसका। इसके बाद यानी ममता बनर्जी वाली AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये 1998 फूल। उसके बाद 1 जनवरी 1998 इसका ये गठन हुआ, ये यहाँ गलत लिख गया है। उसके बाद बीजेपी 1980 कमल इसका जानते ही हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी जानते हो 1885 हाथ का पंजा। 1922 की प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी 1922 में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र पूछे इसके अध्यक्ष कौन, तो न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को बनाया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष पूछे तो दिनेश कुमार शुक्ला को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, तो ये मेघना अहलावत को बनाया गया। नाबार्ड का पूछे तो KV साजी को बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया आयुक्त कौन, राजीव कुमार। अगला नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन, पूछा जाए तो डॉक्टर अरविंद बिरमानी को बनाया गया। OBC आयोग के अध्यक्ष कौन, हंसराज गंगाराम अहिर। 16वें अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी। 27वें CJA पूछे तो ये भारती दास, और 28वें नंबर का पूछे तो कौन, नाम देखो भूल गए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी ध्यान में था लेकिन अब दिमाग से हट गया। भारती दास के बाद 28वें नंबर के भी आ चुके, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल
महासंघ कल्याण चौबे, DRDO के समीर वी कामत, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदर मितगिल, नीति आयोग का नया अध्यक्ष यानी 2 बार 22 में कौन परमेश्वरन अय्यर थे लेकिन 23 में कौन हो गए तो VV सुब्रमण्यम वर्तमान में ध्यान रखिएगा। UNO में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन रुचिरा कंबोज ये हैं। इसके बाद आइए अब ये वाला पीछे ये सारा कुछ हो ही चुका चौहान पौहान वाला। अब इसमें आइए प्रमुख प्रेशर ग्रुप देख लेते हैं। तो ये फिक्की और सबसे पहले एसोचैम से शुरू करो। ए से शुरुआत होती है, ए एसोचैम है। एसोचैम का पूछे 1920 में गठन हुआ। उसके बाद 1925 में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, 1927 में फिक्की। तीनों का क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछी जा सकती है। या इसके संस्थापक कौन थे सबको देख लीजिएगा। तो एसोचैम 1920 में, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 1925 में, फिक्की 1927 में। अगला विभिन्न दलों से संबंधित संगठन देखते हैं। छात्र संगठन कौन कौन रहे हैं। तो अब यहाँ इससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था तो ये हो सकता है दोबारा भी पूछा जा सकता। तो पहला याद रखिएगा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक आपको लग के कोई दूसरा ही याद आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कम्युनिस्ट है। यानी कौन सा ये है, किससे संबंधित है। तो सोशलिस्ट, ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये किससे संबंधित है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट से इसका संबंध है। अगला आगे देखिए ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फेडरेशन। तो ये किससे रिवोल्यूशनरी लगा है स्टूडेंट फेडरेशन, तो जाहिर सी बात माओइस्ट में जाएगा, माओवादी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओवादी थी उससे ये संबंधित है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूछे तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का संबंध CPI से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का RSS से संबंध है। उसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी और स्टूडेंट फेडरेशन, देखो दो शब्द यहाँ रिवोल्यूशनरी लगा है और साथ में यहाँ फेडरेशन लगा, लेकिन ये रिवोल्यूशनरी और फेडरेशन हटा दिया जाए, केवल ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन पूछा जाए तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ये CPI यानी ML हो जाएगा। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो जाएगा तो CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से संबंधित कौन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन CPI यानी ML से संबंधित है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। केरला स्टूडेंट यूनियन इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया इससे यानी INC कांग्रेस से संबंधित है। फिर आगे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पूछे तो ये CPI या मार्क्सिस्ट से यानी संबंधित है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये CPIM से संबंधित है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पूछी जाए तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अगर लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास कौन, शिरोमणि अकाली दल वाले बहुत करते हैं, तो शिरोमणि अकाली दल से ये संबंधित है। तो यहाँ आपको कौन ध्यान रखना है, ये CPIM और CPIML और CPIC कम्युनिस्ट वाली। तो कम्युनिस्ट वाली में तो ध्यान रखिए डेमोक्रेटिक लगा, तो इसमें क्या, तो इसमें DC ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक लगे तो ये कम्युनिस्ट में वो जाएगा। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट में जाएगा, यानी ब्रैकेट में कम्युनिस्ट आएगा जब डेमोक्रेटिक लिख के आएगा। दूसरा CPI हमने बताया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूछे तो ये CPI हो जाएगा। अब CPIML वाला आपको ध्यान रखना है। CPI माओइस्ट वाला पूछे तो ये सब क्रांतिकारी होती है, रिवोल्यूशनरी तो ये माओइस्ट वाले में चला जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब कन्फ्यूजन आपको इसमें दो में हो सकती है, CPI और CPIML वाले में। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है। तो फेडरेशन में कौन है, फेडरेशन में CPI है और एसोसिएशन लगा दिया जाए तो MLA साहब एसोसिएशन में उपस्थित हुए। तो ऐसे आप इसको कोरिलेट कर लीजिए। MLA जो होते हैं सब एसोसिएशन और फेडरेशन, तो एसोसिएशन MLC या MLA जो भी आप कहना है कह लीजिए, तो एसोसिएशन आपको दिमाग में याद रहेगा, यानी MLA आए तुरंत एसोसिएशन में कौन गए, MLA साहब गए। यानी MLA बोलते हो तो MLA में A आ रहा है, MLA, तो एसोसिएशन यहाँ से निकला है। MLA साहब कहाँ गए, तो ये से एसोसिएशन। बाकी बचा तो ये आपका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन CPI वाला हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो MLA से तुरंत आपका कौन निकल आएगा, ML से कौन संबंधित है, इस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन संबंधित है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं।
इसको देखिए, अच्छे से इसको निपटाइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।